हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी के सेकंड पेपर के महत्वपूर्ण 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। इस पार्ट में हम 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 में हम 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके टोटल 100 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पार्ट में मैंने इसलिए कर दिया कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, आपके सामने ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, मेरे बताने से पहले आप बताने का प्रयास करेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है, इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने आएंगे, मिश्र बंधुओं ने कहा है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। आदिकाल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आदिकाल से रिलेटेड ही 7-8 प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी शुरू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन आएंगे, मिश्र बंधुओं ने कहा है, आपके सामने ऑप्शन आएंगे, मिश्र बंधुओं ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपके सामने ऑप्शन है, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, या फिर मिश्र बंधुओं ने कहा है, या फिर राम कुमार वर्मा ने कहा है, या फिर सुमन राजे ने कहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिया गया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन फालतू में नहीं लिया गया है, सारे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखिए सबसे पहले जो आपका हिंदी में सेकंड पेपर का जो ये एग्ज़ाम होगा, इसका जो पेपर होगा ना, उसको आप मेरे इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। अगर आपको उसके आंसर की चाहिए, आप मैच कर लेना कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा क्वेश्चन गलत रहा है। तो वीडियो को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो सही ही रहेगा ज़्यादातर। तो इस नंबर पे मुझे अपना पेपर सेंड कर देना, जिसके मैं आंसर की जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, मिश्र बंधुओं ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर विश्वनाथ ने कहा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल को आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है, आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सुमन राजे ने, या फिर मिश्र बंधुओं ने, या फिर राजकुमार वर्मा ने कहा है। तो ठीक है, आपके सामने आंसर यहीं पे दिख रहा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, 1050 से 1375 तक के कालखंड को माना जाता है, या फिर 1375 से 1400 तक के कालखंड को आदिकाल का प्रारंभ काल माना जाता है, या फिर 1400 से 1500 तक के कालखंड को, या फिर 1500 से अब तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आ, यानी कि 1050 से 1375 तक के कालखंड को हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सिद्धों की संख्या कितनी थी। तो सिद्धों की संख्या कितनी थी, आपके सामने ऑप्शन है, 84 थी, 94 थी, 101 थी, या फिर 114 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 थी। सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84 थी। और सिद्ध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित रखते थे, और इनकी भाषा कैसी थी, इनकी भाषा थी संध्या भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, नाथों की संख्या कितनी थी। तो नाथों की संख्या कितनी थी, इसके लिए ऑप्शन आएंगे आपके सामने, 9 थी, 12 थी, 16 थी, 25 थी। तो देखो नाथों से, यानी कि इसके नाम से एक तरह से पता चल रहा है, ना से एन से नाथों, एन से नाथ, एन से 9, इस तरह से आप इसको थोड़ा कनेक्ट करेंगे।
नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी भी कहा जाता था, क्योंकि कानों में ना बड़े बड़े बुंदे टाइप पहनते थे, ठीक है, और जिनसे इनके कान फट जाते थे, इसलिए इनको कनफटे योगी भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, स्वयंभू को कहते हैं, पुष्पदंत को कहते हैं, हेमचंद्र को कहते हैं, या फिर देवसेन को कहते हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? आपके सामने ऑप्शन है, मिश्र बंधुओं ने, शुक्ल जी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, या फिर तासी ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या कहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है, देश भाषा कहा है, प्राकृत भाषा कहा है, या फिर पुरानी हिंदी कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को अपभ्रंश नाम नहीं दिया है, लेकिन लोक भाषा को जो है देश भाषा कहा है, ठीक है, लोक भाषा को देश भाषा नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सिद्धों में सबसे पुराने गुरु कौन थे? तो देखिए सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, इसके लिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, सरप्पा थे, डोम्बिप्पा थे, लुइप्पा थे, या फिर कणप्पा थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरप्पा। सिद्धों में सबसे पुराने जो थे ना वो सरप्पा थे, और हिंदी के प्रथम कवि जो है सरप्पा को ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, नौ नाथों को लोग क्या कहते थे? नौ नाथों को लोग क्या कहते थे? इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है, नवनाथ कहते थे, सिद्धनाथ कहते थे, भीमनाथ कहते थे, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवनाथ। नौ नाथों को लोग जो है नवनाथ कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है, पुष्यदंत को माना है, स्वयंभू को माना है, फिर राम मुनि को माना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, शुक्ल जी ने वीरगाथा काल में किसे स्थान दिया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, रासो साहित्य को, या फिर जैन साहित्य को, या फिर नाथ साहित्य को, या फिर सिद्ध साहित्य को। इसका जो राइट आंसर होगा उसका बताने का प्रयास करेंगे, और मैं बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, रासो साहित्य को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल में स्थान दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? इसके लिए आपके सामने ऑप्शन आता है, मतेंद्र नाथ, गोरखनाथ, जलंधर नाथ, या फिर चरपट नाथ। तो देखिए आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोरखनाथ, ठीक है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिंदी की पहली रचना है, तो हिंदी की पहली रचना कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन है, देवसेन की श्रावकाचार, आसगु की चंदनबाला रास, या फिर नेमिनाथ की नेमिनाथ रास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवसेन की श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सरप्पा को हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने माना है? यानी कि सरप्पा को हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने माना है? आपके सामने ऑप्शन है, रामकुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने, या फिर ग्रियर्सन ने, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सरप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि या फिर पहला कवि माना है, ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए, जिससे मैं ये जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूँगा, और सभी तरह के जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे उसका लिंक भी मैं वहीं पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी नोटिफिकेशन, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो से रिलेटेड, PDF से रिलेटेड वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? आपके सामने ऑप्शन है, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, शिव सिंह सेंगर ने, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिकाल से रिलेटेड। आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है, कब से कब तक मानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है, 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक मानी जाती है, 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक मानी जाती है, या फिर 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिकाल की जो समय सीमा है, याद
याद रखेंगे आदिकाल की जो समय सीमा है वो 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखे गए हैं? सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखे गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में या फिर रासो साहित्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन साहित्य में जो है सर्वाधिक चरित काव्य जो है लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अपभ्रंश को प्राकृत आभास किसने कहा है? आपके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राम कुमार वर्मा ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अपभ्रंश को प्राकृत आभास जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया है? आपके सामने ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने, प्रबोध चंद्र बागची ने, हरप्रसाद शास्त्री ने या फिर गोरखनाथ ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अपभ्रंश की भावभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश की भावभूति किसे कहा जाता है? इसके लिए आपके सामने ऑप्शन आएंगे स्वयंभू को, पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, भट्ट केदार को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयंभू को अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, विद्यापति को किसने श्रृंगारिक कवि कहा है? इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है नामवीर सिंह ने कहा है या फिर निराला ने कहा है या फिर शुक्ल जी ने कहा है या फिर श्याम सुंदर दास ने कहा है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शुक्ल जी ने जो है विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है अब्दुल रहमान, अब्दुल हुसैन, अबुल हसन, अब्दुल हसन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल हुसैन अमीर खुसरो का असली नाम था। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो माने जाते हैं अर्थात हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अमीर खुसरो किसके आश्रय में रहते थे? ऑप्शन आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि अमीर खुसरो जो हैं इन सभी के आश्रय में रहते थे। क्वेश्चन आपके सामने आता है, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो देखिए हठयोग का जो प्रभाव पड़ा है ना वो मुख्य रूप से गोरखनाथ पर पड़ा है। इसका राइट आंसर हम देख लेंगे। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपका एग्ज़ाम पेपर है हिंदी में सेकंड पेपर का जो आपका एग्ज़ाम पेपर है वो मुझे मेरे इस नंबर पर शेयर कर दें, ताकि उसकी मैं आंसर की आपको करा सकूं और आप अपने आंसर चेक कर सकें कि आपका कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। आंसर आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं आपका जल्द से जल्द फिर भी कोशिश करूँगा करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर विजयपाल रासो या फिर हम्मीर रासो। तो देखिए परमाल रासो जो है आलाखंड का दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, नाथ मूलतः किसकी उपासना करते थे? आपके सामने ऑप्शन है शिव की, विष्णु की, शून्य की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भगवान शिव की नाथ जो है मूलतः उपासना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, चंद्रबरदाई की जो कृति है पृथ्वीराज रासो उसको किसने पूरा किया था? तो उसको पूरा किया था जलहर ने। ठीक है, याद रखेंगे जलहर ने चंद्रबरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बीसलदेव रासो कितने खंडों में विभाजित है? बीसलदेव रासो कितने खंडों में विभाजित है? आपके सामने ऑप्शन है 3 में, 2 में, 4 में या फिर 5 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीसलदेव रासो जो है 4 खंड में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो जो कृति है उसको माना है, क्या माना है? प्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है, पूर्णतः प्रमाणिक माना है या फिर अप्रमाणिक माना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्ध प्रमाणिक, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, चंद्रबरदाई का मूल निवास स्थान था। देखिए चंद्रबरदाई का मूल निवास स्थान था, इसके लिए आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, लाहौर, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो चंद्रबरदाई का मूल निवास स्थान था लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रेवा तट कौन सी नदी के किनारे है? रेवा तट कौन सी नदी के किनारे है? आपके सामने ऑप्शन है नर्मदा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, तापी नदी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे जो है नर्मदा नदी के किनारे रेवा तट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है,
रेवा तट में किसके युद्ध का वर्णन है? रेवा तट में किसके युद्ध का वर्णन है? आपके सामने ऑप्शन है शहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या फिर शाहजहां। राइट आंसर हो जाएगा आ, यानी कि शहाबुद्दीन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज रासो के युद्ध का वर्णन है, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है जगनिक, चंद्रबरदाई, दलपति विजय या फिर केदार भट्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगनिक, यानी कि परमाल रासो के जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे जगनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, परमाल रासो में किन दो सरदारों की वीरता का वर्णन है? परमाल रासो में किन दो सरदारों की वीरता का वर्णन है? आपके सामने ऑप्शन है आल्हा उदल, कृष्ण बलराम या फिर राम लक्ष्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आल्हा उदल। परमाल रासो में आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, चंदेलों की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में है? आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो में है, बीसल देव में है, आलाखंड में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलाखंड में चंदेलों की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका है? आपके सामने ऑप्शन है शुक्ल जी का है, रामकुमार वर्मा का है, डॉक्टर नागेंद्र का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्ल जी का कथन है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कबीर किसके समकालीन थे? कबीर जो है किसके समकालीन थे? आपके सामने ऑप्शन है सिकंदर लोदी के, बाबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर औरंगजेब के। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रज्जब किसके शिष्य थे? आपके सामने ऑप्शन है कबीर के, सुंदरदास के, रैदास के या फिर दादू दयाल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्जब जो है दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल को राजपूतों का संत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इसके जो ऑप्शन है वो हो जाएंगे शेरशाह, बाबर, जहांगीर या फिर अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाबर, यानी कि जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह की प्रशंसा की है। ठीक है, मतलब बाबर की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? अष्टछाप की स्थापना किसने की है? आपके सामने ऑप्शन आएंगे वल्लभ आचार्य ने, विट्ठल नाथ ने या फिर सूरदास ने या फिर कुंभन दास ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विट्ठल नाथ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विट्ठल नाथ। अष्टछाप की स्थापना जो है विट्ठल नाथ ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सूरसागर में कितने स्कंद हैं? सूरसागर में कितने स्कंद हैं? ऑप्शन आएगा 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं या फिर 16 हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12। सूरसागर में 12 स्कंद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल किसने कहा है? रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल किसने कहा है? आपके सामने ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने, स्मिथ ने या फिर शुक्ल जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है? आपके सामने ऑप्शन है स्मिथ ने, ग्रियर्सन ने, नाबादास ने या फिर शुक्ल जी ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मिथ, यानी कि तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति जो है स्मिथ ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है, इसके ऑप्शन आपके सामने आएंगे हित हरिवंश, विष्णु स्वामी या फिर हरिदास निरंजनी या फिर स्वामी हरिदास। तो देखिए सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएंगे स्वामी हरिदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सूरदास को, तुलसीदास को, नंददास को या फिर सुंदरदास को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे 53 अर्थात 50+ क्वेश्चंस हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस छूट गए टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ तक आप वीडियो में रहें उसका लिए आपका दिल से शुक्रिया। हमारे एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बात बताया है, तो आप मुझे वहाँ पे भी मतलब आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा एक फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और मैं आपके लिए लगातार यही काम करता रहूँगा, लगातार वीडियो आपको देता रहूँगा, महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं। अल्लाह हाफिज़।